हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट व एग्जाम्पल को समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शंस होता है उसे ही क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या आती है, परिमेय संख्याएं भी आती है तथा अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर समूह को सम्मिलित रूप से अगर कुछ बोला जाता है तो वो क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, क्योंकि रियल नंबर्स का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, आर होता है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। अब इनके एग्जांपल्स, तो ये देखिए, जो रूट्स वाले नंबर है जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो इन्हें क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर है। ये जो नंबर्स हैं इन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू रूप में लिखा जाता है तो इनको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। तो ये परिमेय तथा ये अपरिमेय, ये दोनों मिला के क्या बोला जाएगा, इनको रियल नंबर्स बोला जाएगा। मतलब रेशनल प्लस इरेशनल को मिला के क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ थ्योरम की बात करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम हमारी कौन सी है, थ्योरम 1.1, जिसका नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इस थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले इस वर्ड लीमा का मतलब समझते हैं, मतलब प्रमेय का क्या होता है। तो लीमा क्या होता है कि ऐसा कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम किसी और स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, लीमा। जो पहले से प्रूव हो चुका है उसी का यूज करके किसी और चीज को प्रूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लीमा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रमेय का। प्रमेय का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिद्ध किए हुए कथन से अगर किसी अन्य कथन को भी सिद्ध किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, प्रमेय का बोला जाता है। तो ये आप समझ चुके हैं लीमा या प्रमेय का किसे कहते हैं। अब हम इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले कथन क्या है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें दे रखा है ए और बी, तो उसके लिए हमेशा एक यूनिक इंटीजर्स q और r क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जहां पर q क्या होगा, कोशिएंट होगा, और r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जो इस स्टेटमेंट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जहां पर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, b रिमाइंडर होगा जो क्या होगा, जीरो से या तो लेस देन होगा या फिर क्या होगा, r की वैल्यू जो होगी जीरो के ग्रेटर देन, या फिर क्या होगी, इक्वल होगी, या फिर b से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, इसी तरह हिंदी के अंदर क्या दे रखा है कि अगर हमें दो धनात्मक पूर्णांक दे दिए ए और बी, तो उनके लिए जो शेषफल और जो भागफल है उनके जो मान है वो हमेशा कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। जहां पर क्यू तो क्या हो गया अपना कोशिएंट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और आर क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, जिसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट इसके हिसाब से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसके लिए सत्य सिद्ध होगा। ठीक है, अब इसको अगर समझना है और तो एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 13 को किससे डिवाइड किया गया है, 3 से, मतलब 13 को 3 से भाग लगाने पर हमें क्या मिला है, 4 तो भागफल मतलब कोशिएंट मिला है, और एक हमें क्या मिला है, रिमाइंडर, मतलब क्या मिला है, शेषफल मिला है। तो अगर इसको अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 4 प्लस 1, रिमाइंडर का जो 1 ऐड होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 13 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट भी थोड़ा क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हम मान लेते हैं कि जहां पर a की वैल्यू है वो b से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब a b से कैसा है, बड़ा है। तो अगर इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा जाएगा, जब b को किसी a को डिवाइड करेंगे b से, तो हमें क्या मिलेगा, q और r मिलेगा। q तो कोशिएंट होगा और r क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कोशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, और a जिसमें डिवाइड लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, या फिर क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे डिवाइड लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, या फिर क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको अगर फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। मतलब किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो चरणबद्ध तरीका होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो कोई भी दो नंबर्स के लिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, समापवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो एक क्या है, प्रमेय का है। जब इसी प्रमेय का को अगर अपन कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे बहुत सारे स्टेप्स, तो उन स्टेप्स को मिला के क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें क्या दे रखा है, यूक्लिड डिवीजन लीमा दे रखा है। इस लीमा को अगर अपन कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, उन सभी स्टेप्स को मिला के क्या बोला जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स का हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर क्या निकाल सकते हैं, मसप निकाल सकते हैं। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दो नंबर का क्या निकालेंगे, मसप, या फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हमारा नंबर लेट कर लेते हैं, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। तो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ए क्या हो गया, यहाँ पर बी से क्या दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, साइड में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 42 को डिवाइड करते हैं किससे, 4, 5, 5 से। डिवाइड तो आपको नॉर्मली आना चाहिए वैसे तो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 42 की टेबल में 45 तो आता नहीं, इससे जस्ट छोटा नंबर कब आता है, 1 पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 42। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर नीचे कौन सा जाएगा, 5 आएगा। अब 42 को 35 से भाग लगाएंगे तो 42 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 35 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, मतलब क्या बच जाएगा, शेषफल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है 35 से। इस बार किसको डिवाइड, 35 डिवाइड करेंगे अपन, और अंदर इस बार किसको लेंगे हम, 42 को। तो 35 से जब 42 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, हमारा कोशिएंट आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से क्या करना है, यही करना है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में फिर से अंदर लेना पड़ेगा। तो अब वापस अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 35। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। जब तक रिमाइंडर नहीं आए तब तक हमें ये प्रोसेस क्या करते रहना है, अप्लाई करते रहना है। ठीक है, अप्लाई करते रहना है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसको हम एक एक यूक्लिड डिवीजन लीमा के थ्रू, मतलब यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका के थ्रू हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमें ए बराबर ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर लें, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय को लगाने पर। तो इसको लगाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता है, ये हमारा क्या है, ए है। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले 455 को तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 42 इंटू 10। तो 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना था, 35। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फिर से 35 लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 2 सेम, स्टेप 2 में भी हमें यही दे रखा है, सेम इसी तरह करना है कि ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, बाय अप्लाइंग। ये थ्योरी तो वापस यही लिखनी है ऊपर, और इस बार हम 455 की जगह अब क्या लिखेंगे, हम 42 लिखेंगे। तो 42 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 35 और 1 का क्या होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म होगा, और रिमाइंडर फॉर्म में कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में भी आपको ये लैंग्वेज लिखनी है वापस से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, वापस से वही लैंग्वेज तो पहले हमें लिखनी है। ठीक है। इस बार 42 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 35 इक्वल्स टू, इस बार क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0। शेषफल हमारा कितना बचा, 0 बचा। अब जिससे हम लास्ट बार डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें, हैंस, अतः HCF इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दो नंबर दे रखे हैं, 1 2 5 7 6, और एक नंबर दे रखा है 4 0 5 2। हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है।
तो फिर से आपको पता ही है कि ये नंबर इससे क्या दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो 4052 से को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 4052 से इसको जब डिवाइड 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हमें ये नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करके रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए 4 3 12 होता है, तो ऑलमोस्ट 3 के लगभग पास में आएगा, इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12156। तो 3 से क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12156। अब नॉर्मल कैलकुलेशन तो हमें करनी आनी चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच चुका है 420, मतलब शेषफल हमारा कितना बचा है 420। अब 420 तो ऐसे रहेगा। अब हम किसको डिवाइड करेंगे 4052 को, ठीक है। तो अब फिर से 4052 लगभग किसके इक्वल होगा, इसका 10 टाइम्स कितना होता है 4200 होता है। इससे जस्ट छोटा लग रहा है, तो 420 को इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। आपको अगर नहीं पता चले तो आपको मल्टीप्लाई कर करके चेक करना पड़ेगा। 9 2 18, 3780। तो ये किस पे है 9 टाइम्स पे है, ठीक है। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ गया 272 आ गया, सॉरी, ठीक है। अब 272 को फिर से डिवाइड 420 में डिवाइड लगाएंगे इसका। तो 272 तो ये लगभग तो 1 टाइम्स के इक्वल है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 272। तो अब हम माइनस करने पर हमारे कितना बचेगा लगभग, तो 272 को जब इसको माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा 148 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 10 - 2 8 आ गया। 148 को फिर से आगे कंटिन्यू रखेंगे 472 में 272 में, सॉरी 272 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, ठीक है। और 124 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 148 को कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 124, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 से फिर डिवाइड करेंगे किसको 124 को, कितनी बार जाएगा 24 5 120 होता है। तो कितना बच गया 4, ठीक है। अब 4 से फिर से किसको डिवाइड करेंगे 24 को, तो कितने टाइम्स गया ये 6 टाइम। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ चुका है, एचसीएफ तो वैसे हमारा 4 आ चुका है, लेकिन अब इसको हम पूरे क्या करेंगे मेथड वाइज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा भी तो हमें अप्लाई करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1, इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो 1 2 5 7 6 है वो क्या दे रखा है हमें, ग्रेटर देन दे रखा है किससे 4052 से, ठीक है। तो इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय लगाने पर हमारे क्या पास क्या आ जाएगा, वापिस से वही कि जो 1 2 5 7 6 है इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, और इनका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, मतलब 4052 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो रिमाइंडर मतलब जो भागफल है वो कितना, शेषफल है जो हमारे पास कितना है 420 है। सेकंड स्टेप में यही करेंगे। अब देखिए इस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 420 जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है तो वापस से बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय लगाने पर तो वापस इसको लगाएंगे। तो फिर से क्या लिखेंगे अब इस बार क्या होगा 4052 तो यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू में कौन आएगा 420 मल्टीप्लाई बाय 9 और रिमाइंडर 272। तो क्या लिख देंगे 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 272 आ गया। अब फिर से स्टेप 3 में भी हमें क्या करना है, देखना है कि रिमाइंडर कितना आया। तो रिमाइंडर कितना आया था 272 आया था, तो 272 फिर से किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो फिर से यहाँ पे लिखना है बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड विभाजिका प्रमेय लगाने पर। तो अब वापस से इसको लिखेंगे तो अब क्या आएगा 420 तो ऐसे आएगा, और ये किसके आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 148, मतलब 420 को यहाँ पे लिख देंगे 272 इंटू 1, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आया था 148 आया था। और वापस से स्टेप 4 में हमें दे रखा है कि जो 148 फिर से इक्वल टू 0 नहीं है, तो वापस से क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अब 148 को वापस लगाएंगे तो हमें डिवाइड किया ही था अभी, तो 148 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 124, इसके फॉर्म में लिख देंगे। तो वापस से यहाँ पे कितना आ जाएगा
272 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 148 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 124 आया था। ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। अब स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या करना है, फिर से हमें देखना है कि जो रिमाइंडर है वो 0 आया नहीं आया। तो 124 रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वापस हमें क्या लगाना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का वापस स्टेटमेंट लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डिवाइड देखते हैं तो 124 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टेप नंबर 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे 124 अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो 148 इक्वल टू कितना आ जाएगा 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24। यहाँ पे दिख रहा है 124 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर कितना आया था 24। अब स्टेप नंबर वापस से 6 के बाद कौन सा आएगा 7 आएगा। अब 7 स्टेप में भी फिर से देखना है रिमाइंडर हमारा 0 अभी भी तो नहीं आया, कितना आया रिमाइंडर अभी 24 आया मतलब सेसफल। तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इस बार क्या आएगा 124 किसके इक्वल आएगा 24 इंटू 5 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आ चुका है 4 आ चुका है। फिर से स्टेप नंबर 7 के बाद अब कौन सा आएगा स्टेप नंबर 8 आएगा। तो स्टेप नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है कि 4 इंटू 6 और रिमाइंडर इस बार 0 आ चुका है मतलब फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब कैसा आएगा देखिए आप, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 0 हैंस अतः HCF जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मस प, वो किसके इक्वल आ जाएगा, लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया था 4 से, तो हमारा मस प कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है प्रूव करना है कि कोई भी समपूर्णांक किसके फॉर्म में होता है 2 के रूप में होता है। मतलब कोई भी इवन इंटीजर किसके फॉर्म में होता है 2 के फॉर्म में होता है। और कोई भी विषम पूर्णांक जिसे क्या बोलते हैं ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होता है 2 प्लस 1 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं तो हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R होता है। यहाँ पे भी देखेंगे a इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R होता है। यहाँ से कंपेयर करने पर b हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। सबसे पहले मानना b किसके इक्वल है हमारा 2 है। अब हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने पढ़ा था जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमेशा 0 के तो क्या होती है इक्वल या फिर ग्रेटर देन होती है और b से क्या होती है लेस देन होती है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b की जगह हम पता है लेट कर रखा है, कितना कर रखा है 2 कर रखा है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 0 1 और 2 तो होगी नहीं क्योंकि ये 2 से क्या होगा लेस होगा। ठीक है, अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है कितनी है 2 है और r की वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 करेंगे पुट करेंगे यहाँ पर रखने पर। ठीक है, और अब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू b की जगह हम कितना पुट करेंगे 2q और r की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया a इक्वल टू 2q आ गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे एक बार b इक्वल टू 2 तो हमें दे रखा है, r की वैल्यू एक बार 0 लेनी है और एक बार हमें r की वैल्यू कितनी लेनी है 1 लेनी है। तो इस बार r की वैल्यू कितनी ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो वापस से पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए a इक्वल टू BQ प्लस R में, तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 2q और r की जगह कितना आ गया 1। तो ये क्या आ गया a इक्वल टू 2q आ गया और एक बार क्या आ गया a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ चुका है। तो ये बताया कि 2 के जो मल्टीपल्स नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं इवन होते हैं। तो ये तो कौन सा हो गया अपना इवन इंटीजर हो गया, मतलब क्या हो गया समपूर्णांक हो गया। ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया हमारे पास इवन इंटीजर, मतलब जिसको क्या बोलते हैं समपूर्णांक हो गया ये हमारा। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया है विषम पूर्णांक जिसको क्या बोलते हैं ऑड इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर और भी अच्छे तरीके से समझे तो आप कोई भी नंबर अपने मन से लेट कर लेते हैं। मैं इसको समझा सकते हैं जैसे a इक्वल टू 2q है तो कोई भी इवन नंबर आप अपने मन में मान लीजिए सम संख्या है, जैसे मान लेते हैं 12 ही मान लीजिए मैंने एक। ठीक है, तो अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता 2 इंटू 6। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सारे इंटीजर्स है वो 2 के क्या होते हैं, जो सारे इवन नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं। मतलब जो सारी सम संख्याएं होती है वो 2 की क्या होती है गुणक होती है।
इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई और नंबर, जैसे ऑड नंबर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं 13, तो 13 को भी क्या लिख सकते हैं हम 2 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम किसी 2 के मल्टीपल्स में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑड इंटीजर बन जाता है, मतलब क्या बन जाता है, विषम पूर्णांक बन जाता है। तो यहाँ पे फिर इस बात स्टेटमेंट्स हमारा प्रूव हो चुका है कि a इक्वल टू 2 की तो क्या होता है, एक इवन इंटीजर होता है, जबकि a इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1 कैसा होता है, ऑड इंटीजर्स होता है, मतलब विषम पूर्णांक होता है। और 2 क्यू क्या होता है, हमारा सम पूर्णांक होता है। हमें यहाँ यह भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजिका एल्गोरिथम से। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है आपको, ये सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो किसके रूप में होता है, 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या दे रखा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होता है। इसको हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो फिर से हम वापस से कंपेयर करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें पता है क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू दोनों टाइम कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लेट, मतलब क्या करेंगे, माना कि b की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो b की वैल्यू अगर 4 है तो r की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू हमें पता है, जो r की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से b के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 है, तो ठीक है 4 लिख दी। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो गई है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बोला है 4 से लेस और 0 के इक्वल तक के बीच के अंदर, सारी रेंज के अंदर r की वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब वापस यहाँ लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजिका एल्गोरिथम लगाने पर, तो क्या होगा लगाने पर, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी होगी, 0, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 4 क्यू प्लस 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड टाइम्स आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो वापस से अप्लाई करेंगे तो सीधा वैल्यू पुट करते हैं इस बार, तो 4 क्यूब प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। फिर वापस से पुट करेंगे, इस बार आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 तक लेना है हमें, और बी की वैल्यू 4 ही है, हर बार फिक्स है ये तो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 2, और एक और बार कितना आ जाएगा, 4 क्यूब प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये जो 1 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब कैसा संख्या है, विषम संख्या है। ये वाला कैसा नंबर से, ऑड नंबर, कैसी है, विषम संख्या है। और 3 भी कैसा है, ऑड नंबर है, मतलब कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि प्रूव यही करना है हमें कि ये कैसे नंबर है, ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन सा है हमारे, 4 क्यूब प्लस 3 आया, और एक बार कौन सा आ गया, 4 क्यूब प्लस 1 आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस इट शोज दैट 4 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 3 आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, अतः यह प्रदर्शित होता है कि 4 क्यूब प्लस 1 व 4 क्यूब प्लस 3 कैसे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज है और 130 क्या है, बादाम बर्फीज है, और वो क्या चाहती है कि इन सब का स्टैक बनाए, मतलब एक के ऊपर एक को जमाए, ऐसे जमाए कि जो नंबर ऑफ बर्फीज है एक स्टैक के अंदर वो सब में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो किस प्रकार जमाए, तो हमें उसका नंबर निकालना है कि एक स्टैक में कितनी बर्फ़ी आएगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बोला है कि एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 तो किसकी है, काजू की बर्फ़ियाँ है, ठीक है, और क्या बोला है 130 बादाम की बर्फ़ियाँ है, ठीक है। वह इन्हें किस प्रकार से ढेरियाँ बना के जमाएं कि प्रत्येक ढेरी में क्या हो, बर्फ़ियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो 120 तो हमें किसकी दे रखी है, काजू की दे रखी है, और 130 हमें किसकी दे रखी है,
बादाम की दे रखी है बर्फियाँ, ठीक है। तो अब हम कैसे जमाएंगे, मतलब इनका कहना है कि मतलब है कि जैसे ये एक स्टैक लगा रहा हूँ मैं, तो एक स्टैक्स के ऊपर कितनी बर्फ़ी आएगी, मतलब एक स्टैक के अंदर एक ही टाइप की बर्फ़ी होगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक स्टैक में कितनी बर्फ़ी आए। तो इसके लिए जब भी ऐसा कभी दे रखा हो बर्फ़ी न्यू, अगर मिनिमम स्पेस भी निकालनी है, ये भी बोला है कि न्यूनतम स्थान गिरने की संख्या बताना हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पर निकालना पड़ेगा किसका, 420 और 130 का, क्योंकि हमें क्या बताना है, मिनिमम स्थान गिरना चाहिए, मतलब न्यूनतम स्थान गिरना चाहिए। तो इसके लिए जब भी ऐसा कभी भी बोलेगा तो हमें उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो हम पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले नॉर्मल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, इसके बाद 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 390। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसमें 30, फिर 30 से वापस से 130 में आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 120, कितना आएगा 10, फिर लास्ट में 30 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारा HCF कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, HCF कितना आ चुका है हमारे पास, 10 आ चुका है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वापस से वही स्टेप फर्स्ट, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या दे रखा है कि 420 वो ग्रेटर देन दे रखा है किससे, 130। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 130 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर। तो 420 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 30। स्टेप 2 में वापस हमें यही लिखना है, लेकिन इस बार अब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें ये स्टेप्स क्या करते रहने पड़ेंगे, अप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस अब 30 के लिए इसमें क्या आ जाएगा, 130 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 10। तो 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 10। वापस से स्टेप 3 में हमें वापस से पता है रिमाइंडर अभी तक हमारा 0 नहीं आया, 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए वापस से 30 इक्वल्स टू हमें क्या लिखेंगे, 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0। तो फाइनल हमने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। तो हमारा HCF कितना आ गया, कितना आ चुका है 10, ठीक है। तो एक डेयरी के अंदर, मतलब एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फियाँ जमा नहीं होगी, 10 बर्फियाँ जमाएंगे, तब वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम स्पेस कवर होगा और नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, बर्फीज भी क्या आ जाएगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। इसमें HCF निकालने का मेन कारण तो यही है क्योंकि HCF हमें क्या देता है, हाईएस्ट नंबर देता है, मतलब क्या देता है हमें, उच्चतम मान देता है या महत्तम मान देता है। तो इससे क्या होगा कि जो एक डेयरी होगी, एक स्टैक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ बर्फी जाएगी उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, मतलब क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी तो स्पेस अपने आप से क्या होगा, मतलब वो जगह क्या करेगा, कम गिरेगा, मतलब स्पेस अपने आप क्या लेगा, फिर ये लेस, कम गिरेगा। क्योंकि आप समझ चुके हैं, जैसे आप एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये समझते हैं, जैसे ये पूरी एक प्लेट है, इसके अंदर अगर हमें बर्फ़ी लगानी है तो बर्फ़ी एक के ऊपर एक रखेंगे। अगर जो डेयरी होगी या फिर एक जो स्टैक होगा, अगर उसमें बर्फ़ियों की संख्या अगर मैक्सिमम होगी तभी तो वहाँ पे वो स्पेस क्या करेगा, मिनिमम कवर करेगा।